Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। ये उन सभी गंभीर उम्मीदवारों के लिए है जो अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपका समय कीमती है, इसलिए हम आपके लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री लाते रहते हैं। हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें ताकि हम आपके लिए ये उपयोगी सामग्री हमेशा लाते रहें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज हम NCERT कक्षा 11 की इतिहास की किताब के अध्याय 4 केंद्रीय इस्लामिक भूमि पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह अध्याय लगभग 600 से 1200 ईस्वी के बीच के एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है जो मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ इस्लाम के उदय की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समाज, राजनीति और संस्कृति का विश्लेषण है जो इस दौरान विकसित हुई। यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो साम्राज्यों का उदय, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक संश्लेषण जैसे विषयों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं अरब प्रायद्वीप की स्थिति से। 7वीं शताब्दी से पहले ये क्षेत्र कैसा था, मतलब राजनीतिक रूप से? देखिए, उस समय ये इलाका राजनीतिक रूप से पूरी तरह बटा हुआ था। यहाँ कबीलाई संस्कृति हावी थी। हर कबीले का अपना सरदार, अपने रीति रिवाज, अपनी पहचान। अच्छा, मतलब कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी? बिल्कुल नहीं। और इन कबीलों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, पानी को लेकर, चरागाहों को लेकर। वफादारी का आधार था खून का रिश्ता। और इसी पृष्ठभूमि में लगभग 600 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का उदय हुआ। उन्होंने एक ईश्वर अल्लाह की इबादत का संदेश दिया और उम्मा की स्थापना की। हाँ, उम्मा यानी एक ऐसा समाज जो समान आस्था पर आधारित हो, ना कि कबीले पर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था। लेकिन इस विचार का विरोध भी हुआ, जाहिर है। और यहीं पर 622 ईस्वी में वो महत्वपूर्ण मोड़ आता है, हिज्र, जब पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना जाना पड़ा। यहीं से इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और मदीना में ही कह सकते हैं इस्लामी राज्य का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा तैयार हुआ। उम्मा को एक समुदाय के रूप में संगठित किया गया। बिल्कुल, मदीना एक तरह से पहली राजधानी बना। फिर 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद उत्तराधिकार का कोई स्थापित सिद्धांत नहीं था। यहीं से खिलाफत नामक संस्था का जन्म हुआ। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था उस समय के संकट का। समुदाय के नेता को खलीफा कहा गया, यानी पैगंबर का उत्तराधिकारी। और पहले 4 खलीफाओं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के दौर में इस्लामी राज्य का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। हाँ, अभूतपूर्व विस्तार था वो। तो इस विस्तार के पीछे क्या कारण थे? क्या अरब सेनाएं इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी? देखिए, इसके पीछे कई कारण थे। एक तरफ तो जो उस समय की 2 बड़ी शक्तियां थीं, बाइजेंटाइन यानी पूर्वी रोमन और सासानी यानी ईरानी साम्राज्य। वो आपस में लड़ कर कमजोर हो चुकी थीं। बिल्कुल, उनमें आंतरिक विद्रोह भी हो रहे थे। और दूसरी तरफ अरब कबीलों की सैन्य रणनीति, उनकी फुर्ती और उनका धार्मिक उत्साह, इन सब ने मिलकर उनकी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो इन अभियानों के जरिए सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में लाया गया। हाँ, और बहुत कम समय में। लेकिन इस विस्तार ने कुछ अंदरूनी मुश्किलें भी तो पैदा की होंगी। बिल्कुल, यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। संसाधनों और पदों के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ने लगे। तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या के बाद और चौथे खलीफा अली के समय में गृहयुद्ध हुए। अच्छा। और यहीं से शिया और सुन्नी समुदायों के बीच विभाजन की नींव पड़ी। ये उस दौर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन गृह युद्धों के बाद उमैयद वंश ने सत्ता संभाली 661 ईस्वी में, और उन्होंने खिलाफत को एक राजशाही में बदल दिया। उन्होंने अपनी राजधानी भी मदीना से दमिश्क स्थानांतरित की। हाँ, और ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये एक तरह से ऐलान था कि अब ये एक साम्राज्य बन चुका है। दमिश्क एक पुराना स्थापित प्रशासनिक केंद्र था।
और उमैयद खलीफा अब्द अल मलिक ने एक अरब इस्लामी पहचान को मजबूत करने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए, है ना? हाँ, ये यूपीएससी के लिए बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। उन्होंने प्रशासनिक केंद्रीकरण पर जोर दिया। जैसे उन्होंने बाइजेंटाइन और ईरानी सिक्कों की जगह अरबी शिलालेख वाले इस्लामी सिक्के दीनार जारी किए। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था, एक तरह से आर्थिक संप्रभुता का प्रतीक। बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली प्रतीक था। और इसी दौर में जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक का निर्माण हुआ, जो इस्लामी वास्तुकला का एक शुरुआती और महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेकिन उमैयदों का शासन भी हमेशा नहीं चला। 750 ईस्वी में एक आंदोलन, जिसे अब्बासी क्रांति कहते हैं, के जरिए उन्हें हटा दिया गया। हाँ, और इस क्रांति के पीछे मुख्य कारण था उमैयदों का शासन जो बहुत ज्यादा अरब केंद्रित था। साम्राज्य में जो गैर अरब मुसलमान थे, खासकर ईरानी, उन्हें लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो अब्बासियों ने इस नाराजगी का फायदा उठाया। बिल्कुल, अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित की और उनके शासन में अरबों का प्रभाव कम हुआ और ईरानी संस्कृति का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसी दौर को इस्लामी सभ्यता का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इसी दौर में ज्ञान, विज्ञान और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। बगदाद में बैत अल हिकमा यानी ज्ञान का घर, उसकी स्थापना की गई। अच्छा, बैत अल हिकमा। जी, यहाँ पर यूनानी, सीरियाई और भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। इसने एक बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। अब अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो कृषि इस साम्राज्य की रीढ़ थी। शहरीकरण भी बढ़ा और बगदाद, दमिश्क, काहिरा जैसे शहर व्यापार और संस्कृति के बड़े केंद्र बन गए। यहाँ एक दिलचस्प लिंक है 2015 की यूपीएससी मेंस के एक प्रश्न से। बताइए। उस प्रश्न में भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता की तुलना मेसोपोटामिया से करने को कहा गया था। एनसीईआरटी की किताब भी बताती है कि कैसे शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला मेसोपोटामिया में विकसित हुए। तो ये जो इस्लामी शहर थे, ये उन्हीं पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे थे और व्यापार नेटवर्क को और भी मजबूत कर रहे थे। ये तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। अब जरा ज्ञान और संस्कृति की बात करते हैं। इस्लामी समाज में उलेमा यानी धर्म के विद्वानों का बहुत सम्मान था। बिल्कुल, उन्होंने कुरान और पैगंबर के कथनों यानी हदीस के आधार पर शरिया या इस्लामी कानूनों का विकास किया। तो शरिया ही समाज को चलाने का आधार था? हाँ, काफी हद तक। लेकिन इसके साथ साथ एक और परंपरा का उदय हुआ, जिसे हम रहस्यवादी परंपरा या सूफीवाद कहते हैं। सूफीवाद। जी, सूफियों ने ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण संबंध पर जोर दिया, जो पारंपरिक कानूनी इस्लाम से थोड़ा अलग था। उनका रास्ता भक्ति का था। और इसी दौर में साहित्य भी ऊंचाइयों पर पहुंचा। उमर खयाम की रुबाइयात और फिरदौसी का शाहनामा का जिक्र आता है। हाँ, शाहनामा मतलब राजाओं की पुस्तक। ये फारसी भाषा का एक महाकाव्य है। इसमें ईरान के पौराणिक इतिहास से लेकर अरब विजय तक का वर्णन है। तो ये उस दौर की सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे अरबी के साथ साथ फारसी जैसी पुरानी भाषाएं और संस्कृतियां भी फल फूल रही थीं। लेकिन 9वीं शताब्दी के बाद ये विशाल अब्बासी साम्राज्य कमजोर होने लगा। हाँ, साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि बगदाद से उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। तो स्थानीय राजवंश उभरने लगे। सही। ईरान में बुहाई और बाद में सेल्जुक तुर्कों ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। हालांकि खलीफा का पद एक सिंबॉलिक रूप से बना रहा, लेकिन राजनीतिक शक्ति अब सुल्तानों के हाथ में थी। तो इस राजनीतिक विखंडन ने इस्लामी दुनिया को बदल दिया। हाँ, और इसने आगे चलकर धर्म युद्ध यानी क्रूसेड्स और मंगोल आक्रमणों के लिए भी जमीन तैयार की। तो आज की इस चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि कैसे इस्लाम का उदय एक एकीकृत समुदाय के रूप में हुआ, जो तेजी से एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। हमने प्रशासनिक सुधारों जैसे सिक्कों का मानीकरण और एक केंद्रीकृत नौकरशाही के महत्व को भी समझा। और यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए जो मुख्य टेकअवेज हैं वो ये हैं: पहला, साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया; दूसरा, आंतरिक संघर्षों का प्रभाव; तीसरा, विभिन्न संस्कृतियों जैसे यूनानी और ईरानी का संश्लेषण; और चौथा, धर्म, समाज और राजनीति के बीच का जटिल संबंध। ये वे विषय हैं जिन पर अक्सर सवाल बनते हैं। इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या किसी साम्राज्य का सांस्कृतिक शिखर उसके राजनीतिक पतन की शुरुआत का संकेत हो सकता है? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया हमारे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ें। हम आपके लिए ऐसी ही गहन और परीक्षा केंद्रित सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद।
Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.